নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি দেবশ্রী দেবস ব্লগ অ্যান্ড টিপসের নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা বুঝতেই পারছো আমি চলে এসেছিলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আগের পার্টে, আজ তার সেকেন্ড পার্ট। আমি তো রেকমেন্ড করব তোমাদের সকলকে এই অনুষ্ঠানটা দেখতে চাক্ষুষ। খুবই ভালো শিক্ষামূলক শো এটা, অনেক কিছুই জানতে পারবে এটা দেখলে। অনুষ্ঠানটা দেখতে দেখতে ছোটোবেলায় পড়াশোনার কথা, ছোটোবেলায় বইতে যা যা পড়েছি সব মনে পড়ে যাচ্ছিল, সব চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই মনসা মঙ্গল কাব্য, রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয় বাদল দীনেশ, চিত্তরঞ্জন দাস, জগদীশচন্দ্র বোসের কথা যে গাছেরও প্রাণ আছে, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, কতই না মহাপুরুষ আমাদের এই কলকাতাতেই ছিলেন। আর সত্যি বাস্তবেই তারা নিজেদের সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चार्नोक के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। राममोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता न करते? सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव न पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट न पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बमबारी मामले में बाइज्जत बरी करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म अरविंद घोष थे। अरे तुम तो वो शहर हो जहाँ क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। ये भी तो सच है, जिस मॉन्यूमेंट को 1858 युद्ध में जीत हासिल करने की खुशी में कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में बनवाया गया था, 1969 में उसी का नाम बदलकर शहीद मीनार रख दिया गया, जिसे भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुए शहीदों को समर्पित किया गया। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तो बस सोच रहा था। इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अगर कलकत्ता की सड़कों पर शेर चीते घूमते रहते तो फिर क्या होता? अरे बंगाल का शेर यानी कि बाघ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है और वो कलकत्ता में ही रहते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेर? हाँ, वो भी है। काली प्रसन्न सिन्हा या काली प्रसन्न सिंह हो, जिन्होंने एक ओर महाभारत का अनुवाद किया था तो दूसरी ओर मुझे लेकर हुतुम पेंचा नौकशा भी लिखा था।
और गेंडा, उसका क्या? गेंडा गेंडा तो वो लोग हैं जिनकी मोटी खाल को कलकत्ता के महापुरुषों की शिक्षा भी भेद नहीं कर पाई। उन्होंने राम मोहन राय की निंदा की और विद्यासागर के बारे में व्यंग गीत भी लिख डाले और हर गली मोहल्ले में गाते फिरते रहे और वो सब उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ा। वास्तव में यही बातें दर्शाती हैं कि वे सब महापुरुष अपने समय से कितने आगे थे। विवेकानंद को भी तो ये सुनना पड़ा कि वे कोई सन्यासी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की भूमि का दौरा किया और मांस खाया, जबकि उन्होंने ही शिकागो में अपने असाधारण भाषण से भारत का नाम रोशन किया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण को भी तो सुनना पड़ा था कि वे अनपढ़ हैं, जबकि उन्होंने अपने सहज भाव तथा धर्म ज्ञान के प्रकाश से अनगिनत ज्ञानी और विद्वानों को एकत्रित कर लिया था। ये वही महात्मा है जिन्होंने जोतो मौत तोतो पौत का प्रचार किया, यानी कि जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने न केवल सर्वधर्म समभाव की बात की, बल्कि कलकत्ता के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ कम नहीं सहना पड़ा। उन्हें तो ये भी कहा गया था कि उनकी सभी लेखनी अस्पष्ट है, लेकर शांति निकेतन की स्थापना की है, परंतु उनको मिले नोबेल पुरस्कार आज भी मेरी गौरव गाथा की पहली पंक्ति है। 1911 में भारत की राजधानी के दर्जे से भले ही मुझे विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे सिर पर एक ऐसा ताज पहनाया गया जिसकी चमक कभी भी कम नहीं होने वाली। नोबेल कमेटी ने घोषणा की, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो, और वो भी 5 अलग अलग क्षेत्रों में। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए, और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि नोबेल मिलना ही सब कुछ है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भले ही नोबेल पुरस्कार ना जीता हो, लेकिन वो मेरे आकाश के एक जगमगाते सितारे हैं। उनकी प्रतिभा पेड़ पौधों में जीवन की खोज से लेकर रेडियो के आविष्कार तक फैली हुई है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड की रॉयल केमिकल सोसाइटी द्वारा केमिकल लैंडमार्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। मुझे तुम्हारे गुब्बारे को पंचर करने का बेहद अफसोस है, लेकिन विज्ञान का ये महान केंद्र कभी कभी अवैज्ञानिक सनकियों का केंद्र भी बन जाता है। 1857 में कलकत्ता में अचानक मृतकों के वापस लौटने की अफवाह फैली। किसी ने कहा, इस साल जितने लोगों की मौत हुई है, ये सभी लोग काली पूजा की रात को लौट आएंगे। और फिर कुछ लोग बोले, नहीं, पिछले 10 सालों में जितने लोगों की मौत हुई है, वे सभी 15वीं कार्तिक को वापस लौट आएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से लोग बेचैनी से अपने मृतक परिजनों के लौटने का इंतजार करने लगे। इस पर गाना भी बना लिया गया था, पता है? मर गया था जो आ रहा लौट के, बहता हुआ आ रहा है राना घाट पे। Guilty as charged। 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूटकर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो, या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे कि मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए, मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना,
वो कम हो जाएगा। একদমই তাই। এটা যখন আমি শুনলাম আমার মনে পড়ে গেল যখন আমি ভীষণ ছোট ছিলাম, তো ছোটোবেলায় এই ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতাম। তো আমাদের সব দাদা জ্যাঠারা এসে বলছিল, এই জানিস গণেশ দুধ খাচ্ছে, গণেশ দুধ খাচ্ছে। পুরো বাড়ির সকলে মিলে খুব ইন্টারেস্টেড, খুব অবাক হয়ে গেছিলাম যে তাই তাই গণেশ দুধ খাচ্ছে। নিয়ে আমরা সবাই মিলে কাছের মন্দিরেও গেছিলাম দেখতে যে গণেশ ঠাকুর কীভাবে দুধ খাচ্ছে। তো এত ভিড় ছিল কিছুই বুঝতে পারিনি যে গণেশ ঠাকুর সত্যিকারেরই দুধ খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন না। তখন তার লজিক দিয়ে যুক্তি দিয়ে কিছু মাথায় ঢুকতো না। এখন বুঝতে পারি যে সেটা কতটাই অযৌক্তিক, কতটাই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার ছিল। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের পর্ব আমি এ পর্যন্তই রাখছি, নালে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আরও অনেক কিছু দেখানোর আছে, তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে সব নেক্সট পার্টে। তো বন্ধুরা, যদি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তোমরা জানো কি করতে হবে, প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, নেক্সট পার্ট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে যাব। তোমাদের কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। চলো সবাই খুব ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে ভিডিও নেক্সট পার্টে। টিল দেন বাই, টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল।